नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात, मेरे साथ और मैं हूँ राजश्री। आज हम बात करेंगे देश के सम्मान की और एक नए रिकॉर्ड की, कैसे भारत ने एक नया इतिहास रचा है उसकी। देश के अभिमान की बात तो होगी ही, और ऐसे संस्थान की बात होगी जिसने विज्ञान की दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसरो के विश्व रिकॉर्ड बनाने की खबर के बाद हम करेंगे मतदान की बात। यूपी और उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़कर हुई वोटिंग के क्या मायने हैं, क्या इशारे हैं, ये हम आपको समझाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि दांव पर है कहाँ किसकी साख और कहाँ हो रहा है विश्वासघात। क्या टूट रहे हैं गढ़ और मठ सब? क्या वक्त के साथ बदल रही है बाबा रामदेव की भाषा? क्यों बाबा रामदेव की भाषा बदली है, जानना आपके लिए भी दिलचस्प होगा, और उनकी बदली हुई भाषा पर हमारी नज़र भी है। यूपी चुनाव में देखेंगे याददाश्त की सियासत। पीएम ने क्यों कही है अखिलेश को मुलायम के हमलावरों का साथ देने की बात, और मुलायम को क्यों आई है कार सेवकों पर गोली चलाने की याद। राजप्रसाद की जगह जगह कारावास में कैसी होगी शशिकला की जिंदगी। साथ ही हम याद करेंगे जम्मू कश्मीर में देश की हिफाजत में शहीद हुए जवानों को, और देखेंगे क्या कहा है आर्मी चीफ ने। बाहुबलियों पर चला है कोर्ट का डंडा, और शहाबुद्दीन और अतीक अहमद की कैसे मुश्किलें बढ़ी हैं और जिससे उन्हें जल्द अब कोई निजात मिलने वाली नहीं है, ये आपको दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हम जानेंगे कैसे ताइवान को लेकर तरेरी है चीन ने भारत पर आंखें, और भारत ने कैसे दिया है इसका कड़ा जवाब। और आखिर में याद करेंगे बल्ली मारा के पेचीदा गलियों में रहने वाले उस महान शायर की, जिसका अंदाजे बयां ही कुछ और था, और बात इतिहास की भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। यूं तो देश के राज्यों में चुनाव का माहौल है, लेकिन प्रधानमंत्री सहित राजनीतिक दलों के सभी बड़े नेता चुनावी दौरे पर भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात देश के श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण की करते हैं। सियासत से पहले एक जीत की बात। इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, और अपने इस अद्भुत कारनामे के साथ इसरो ने अंतरिक्ष जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। 2 1 0 +1 2 3 4 5 104 उपग्रहों के महालॉन्च के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी तक किसी भी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने साल 2014 में एक बार में 37 उपग्रह लॉन्च किए थे। बुधवार सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-37 की सफल लॉन्चिंग के साथ इसरो ने विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया। PSLV C-37 के जरिए जिन सैटेलाइट्स को ले जाया गया, उनमें भारत के 3 और अमेरिका के 96 उपग्रह शामिल हैं। इसके अलावा एक सैटेलाइट इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के और UAE के हैं। अपनी 39वीं उड़ान के साथ PSLV दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन गया है। 1993 से लेकर अब तक इसने 38 उड़ानों में कई भारतीय और 40 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाए हैं। 2008 में मिशन चंद्रयान और 2014 में मिशन मंगलयान भी इसी के जरिए पूरे हो सके थे। भारत में सैटेलाइट्स की कमर्शियल लॉन्चिंग दुनिया में सबसे सस्ती है। भारत के जरिए सैटेलाइट लॉन्च करना अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप से करीब 66 गुना सस्ता पड़ता है। भारत के PSLV रॉकेट की लागत 100 करोड़ रुपए की है, जबकि रूस के प्रोटॉन रॉकेट की कीमत 455 करोड़ रुपए, अमेरिका के फॉल्कन की कीमत 9,381 करोड़, जापान के रॉकेट H-2A की लागत 6,692 करोड़ और चीन के लॉन्ग मार्च रॉकेट की लागत भी 6,692 करोड़ रुपए है। इसरो की व्यावसायिक संस्था एंट्रिक्स ने इन सैटेलाइट्स के लिए 200 करोड़ रुपए की डील की है। इस सौदे से उसे 100 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। अभी ये इंडस्ट्री 13 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 41% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी 4% से कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
भारत ने अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम 1962 में शुरू किया था। लंबे वक्त तक इसरो बेहद सीमित संसाधनों के साथ काम करता रहा। 1975 में देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये उपग्रह साइकिल से ले जाया गया था। इसके बाद से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। आज इसरो की गिनती दुनिया के चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में होती है। इसरो ने 1990 में PSLV को विकसित किया था। भारत के मिशन मंगलयान ने इसरो को दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। तो इससे पहले मिशन चंद्रयान ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े थे। कामयाबी के झंडे गाड़ने की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि चुनावों का जिन जिन राज्यों में दौर है वहां पर कामयाबी का स्वाद चखने के लिए तमाम पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। तो चलिए अब बात चुनाव की करते हैं। यूपी के 11 जिलों की 67 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। दूसरे चरण में 65% से भी ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें से ज़्यादातर पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व रहा है। हालांकि हर दल का अपना अपना दावा है और इस बार समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में घेरने की कोशिश तमाम अन्य दलों ने की है और देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का कितना असर इस पर होता है। और दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। दूसरे चरण में जिन 11 जिलों में मतदान हुआ उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बरेली जिले शामिल हैं। इसके अलावा अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी और बदायूं में भी वोट डाले गए। दूसरे चरण में कुल 719 प्रत्याशी हैं। दूसरा चरण समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुआ है। यहाँ पर 6 जिलों में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मतदाता हार जीत में काफी अहम साबित होते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। पहले चरण के मुकाबले जिन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ वहाँ बिजनौर को छोड़कर दूसरे जिलों में जाट मतदाताओं की संख्या कम है। दूसरे चरण में रोहिलखंड के जिन इलाकों में चुनाव संपन्न हुआ उसे मुस्लिम राजनीति का बैरोमीटर भी कहा जाता है। मुसलमानों के 2 बड़े केंद्र बरेली और देवबंद। दूसरे चरण में मतदान वाली 67 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही BSP को 18, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 3 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई थी। दूसरे चरण में जिन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें रामपुर से सपा नेता आजम खान, तिलहर से कांग्रेस के जितिन प्रसाद, बीजेपी नेता सुरेश खन्ना, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री इकबाल महमूद, मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हाजी रियाज अहमद, खाद्य एवं रसद मंत्री कमाल अख्तर शामिल हैं। रामपुर के नवाब घराने के काजिम अली खान की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूपी से लगे हुए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी आज वोट डाले गए। उत्तराखंड में इस बार लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। वहां 69 सीटों पर वोटिंग की गई और इस चरण में एक ही चरण में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की इज्जत फंसी हुई है। उत्तराखंड में एक चरण में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। इस पहाड़ी राज्य में रिकॉर्ड तोड़ 68% मतदान हुआ। Uttarakhand voter turnout had been the record turnout, highest ever. At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%, and in many number of polling stations still long queues of voters were there to cast their vote. So it is likely to go up by another couple of percentage. देवभूमि में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। इस चुनाव में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीट किच्चा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की वापसी का दावा किया है। पक्का आ रहे हैं और अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छी संख्या के साथ सरकार बनाएंगे। सारा कांग्रेस पक्ष हमारे साथ था, प्रगतिशील ताकतें हमारे साथ थी। उत्तराखंड में 70 में से 69 सीटों के लिए मतदान हुआ। कर्णप्रयाग सीट पर BSP प्रत्याशी कुलदीप कनवासी के निधन के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इस सीट पर अब 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस की तरफ बीजेपी ने भी उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा किया। मैंने पहला वोट अपना डाला है और प्रभु भला करेंगे और भय और भ्रष्टाचार का अंत होगा, ऐसा मेरा विचार है। बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तराखंड में कुल 637 प्रत्याशियों की किस्मत EVM मशीन में बंद हो चुकी है। इस बार 62 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो गया और नतीजे 11 मार्च को आएंगे। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है, लेकिन दोनों पार्टियों के बागियों के चलते नतीजों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये उलटफेर कैसा होगा, इसका असर कितना पड़ेगा यहाँ की राजनीति पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जंग मोदी बनाम रावत है। बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जो प्रदेश के गठन के बाद से बारी बारी सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। लेकिन इस बार करीब 1 दर्जन सीटों पर बतौर निर्दलीय खड़े हुए कांग्रेस और बीजेपी के बागी पार्टी के उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ सकते हैं। दरअसल ये बगावत भी विरोधी पार्टियों के बागियों को टिकट देने से पैदा हुई है। सबसे ज्यादा सिरदर्दी बीजेपी की है, जिसने कांग्रेस से आए 13 बागियों को टिकट दिए हैं। राज्य में 13 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम और प्रशांत किशोर की रणनीति पर ही दांव खेला है। वैसे राज्य में विधानसभा चुनावों में हार जीत का अंतर कभी ज्यादा नहीं रहा। पिछली बार 70 सीटों में से कांग्रेस को 32, बीजेपी को 31, बीएसपी को 3, यूकेडी को 1 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बागियों के चलते पार्टियों के चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच उत्तराखंड में मतदान के दौरान बाबा रामदेव ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। कभी बीजेपी के समर्थक रहे बाबा रामदेव ने कहा है कि वे इस चुनाव में निष्पक्ष हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर दी है कि इन चुनाव के नतीजों के साथ बड़े बड़े सूरमा निपट जाएंगे। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा कि इस चुनाव में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले योग गुरु ने इस बार बीजेपी की ओर कोई झुकाव नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले बाबा रामदेव इस बार तटस्थ नजर आए। हालांकि उनका बयान बेहद चौंकाने वाला है। भ्रष्टाचार की मुखालफत करने वाले रामदेव ने कहा कि अगर ईमानदार उम्मीदवार नहीं मिलता तो लोग सबसे कम भ्रष्टाचारी को वोट करें, क्योंकि वोट से वो सहमत नहीं है। सबसे पहला, यदि कोई आपको पूरा ईमानदार मिल जाए तो उससे तो बेहतर क्या हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि यहाँ तो बेईमानों का टोला खड़ा है, तो उसमें से कम बेईमान है उसी को कर दीजिए। रामदेव ने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते उनकी कुछ सरकारी सुविधाएं खत्म कर देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए जागरूक हों। उन्होंने कहा कि देश की जनता काफी विवेकशील है, वो खुद ही आंक लेगी कि कौन उम्मीदवार और राजनीतिक दल जीत का हकदार है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर रामदेव कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बड़े बड़े सुरमाओं का होगा क्या, जानना वाकई दिलचस्प रहेगा। और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा दंगल बना हुआ है। आज यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान याददाश्त की सियासत देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज की रैली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास डाउन और क्राइम अप हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह की हत्या की साजिश करने वालों को गोद में जाकर अखिलेश बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कन्नौज की रैली में उड़ीसा की जनता को निकाय चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए धन्यवाद भी दिया। वहीं अपनी छोटी बहू अपर्णा के लिए वोट मांगने लखनऊ पहुंचे मुलायम सिंह ने भी अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने कहा कि उस वक्त गोली चलवाना मेरी मजबूरी थी। चुनाव का रंग नेताओं के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाल रहा है कि अपने फायदे के लिए सियासत की भूली बिसरी यादें भी ताजा की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की याददाश्त तो काबिले तारीफ है। कभी ना भुलाई जाने वाली घटना को अखिलेश तो भूल गए, लेकिन पीएम मोदी उन्हें याद कराना नहीं भूले। पीएम मोदी ने एक बार फिर अखिलेश को कांग्रेस से गठबंधन के लिए कोसा। 4 मार्च 1984 मुलायम सिंह पर गोलियां चली और वह आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चला था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला था। कांग्रेस और सपा के खंडन से पहले ही मोदी का बयान अपना असर दिखा चुका है। पीएम मोदी पहले भी अखिलेश को अपने परिवार से द्रोह करने का आरोप लगा चुके हैं। भले ही बीजेपी को अपने परिवार को बीच में लाना कतई पसंद नहीं है। पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा, अपराध, घोटाले के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी की साठगांठ से बचने की अखिलेश को नसीहत तक दे डाली। बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आत्महत्याओं के बावजूद किसानों की कर्ज माफी नहीं की, लेकिन पीएम ने यूपी में चुनाव जीतने पर कर्ज माफी की लेमन जूस बांट दी है।
वहीं मुलायम सिंह ने भी साबित कर दिया है कि याददाश्त की सियासत में उनका भी मुकाबला नहीं है। उन्होंने अयोध्या के कार सेवकों पर 1979 में गोली चलवाने की बात अल्पसंख्यक मतदाताओं को याद दिला दी। हमारी सभा थी, सभा पूछ दिया, मैंने कहा हमारी सरकार रहे जाए, मस्जिद की हम हिफाजत करेंगे और मस्जिद की हिफाजत की। हमारे सच्चा मरने वालों के बारे में मेरी बहुत दुख है, मजबूरी थी, तो हमारे सुरक्षा बलों को मस्जिद की हिफाजत करने के लिए गोली फायरिंग करनी पड़ी, तो काफी लोग घायल भी हुए और मरे भी। लीडरान को मालूम है कि इस देश की आवाम बहुत जज्बाती है। पल में तोला, पल में माशा, बस उकसाने भर की जरूरत है। इतने वोट झरेंगे कि झोली भर जाएगी। फिर कौन देखता है कि कसूरवार कौन था और सजा किसको मिली। रजत मिश्रा, APN। तो याददाश्त की राजनीति का कितना लाभ होगा और मतदाताओं को इन नेताओं की पूरा काम और पूरा वादा और बाकी सभी कुछ कितना याद है, ये देखना होगा। और ईवीएम मशीन जब खुलेंगी तब समझ में आएगा कि आखिर मतदाताओं को क्या याद रहा। उधर लखनऊ की 8 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों के बीच हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन इस बार राजधानी की कैंट और सरोजनी नगर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। कैंट सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी के साथ सीधी टक्कर ले रही हैं। वहीं सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने अपनी यूपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा स्वाति सिंह को मैदान में उतारा है और तमाम इन उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि किसी भी तरह से जीत उनके हक में हो। लखनऊ जिले की विधानसभा सीटों पर 1979 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की लखनऊ लोकसभा सीट से लगातार जीत दर्ज करने का असर शहर की विधानसभा सीटों पर भी देखने को मिला और पार्टी ने यहां अपनी जड़ें जमा ली और हर चुनाव में जिले में सबसे ज्यादा सीट जीतने में सफल रही। हालांकि पिछले 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव की यहां ऐसी आंधी चली थी कि बीजेपी की सिर्फ एक उम्मीदवार कलराज मिश्र ही यहां से चुनाव जीत पाए। इस बार लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वो सीट है जहां सपा ने मुलायम सिंह की पुत्रवधू अर्पणा यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से मौजूदा विधायक और कांग्रेस से बीजेपी में पहुंची रीता बहुगुणा जोशी अर्पणा यादव को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस सीट पर पहाड़ी मतदाता अच्छी संख्या में हैं, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी और अर्पणा विष्ट से अर्पणा यादव बनी मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी दावा कर रही हैं। इस सीट पर जहां कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब बीजेपी के उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं मुलायम सिंह और उनके पूरे परिवार ने अर्पणा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मैं आप सबसे आज यहाँ पर निवेदन करने आई हूँ कि हमारी प्रत्याशी अर्पणा यादव को आप सब भारी से भारी मतों से जिताएं। मुलायम परिवार की छोटी बहू अर्पणा यादव के बाद यादव परिवार का एक और सदस्य राजनीति में उतरा है। अखिलेश यादव ने इन विधानसभा चुनावों में अपने चचेरे भाई अनुराग यादव को भी मौका दिया है। अनुराग लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनावी मैदान में हैं। अनुराग मुलायम कुनबे के 22वें शख्स हैं जो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं। बीजेपी ने इस सीट से प्रदेश महिला मोर्चे की अध्यक्ष स्वाति सिंह को मैदान में उतारा है। स्वाति सिंह उस वक्त चर्चा में आई थी जब उनके पति दयाशंकर सिंह ने मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर तीसरे चरण में लखनऊ के अलावा 11 और जिलों में चुनाव होने हैं। इसी के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बाराबंकी में तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्नाव में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। दोनों के ही निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार रही और बार बार नोटबंदी का मसला दोनों ने उठाया। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी का मजाक भी उड़ाया, जो कि कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर उस जाति में वो नहीं है तो रुपया। तीसरे चरण के लिए सियासी दलों की कवायद जारी है। सपा कांग्रेस गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बाराबंकी की रैली में लोगों से गठबंधन को वोट देने की अपील की। नहीं, नकली नोटों के खिलाफ नहीं था ये आतंकवाद। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए काम करती है। राहुल ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है।
जितनी आप नफरत फैलाने की कोशिश करोगे, उतनी हम मोहब्बत फैलाएंगे उत्तर प्रदेश में। जितना आप गुस्सा फैलाओगे, उतना हम भाईचारा और प्यार फैलाएंगे। और हम आपको दिखाएंगे, मोदी जी, हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रदेश एक है, ये प्रदेश एक साथ खड़ा होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी ने बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी पर वार किए तो सपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास के नाम पर मोदी सरकार की घेरेबंदी की। उन्नाव की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में तो कोई विकास का काम किया नहीं, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी की सरकार के काम को देखेंगे तो मजबूर होकर साइकिल पर वोट दे बैठेंगे। जो प्रधानमंत्री अगर चलने आज गोसाईगंज आए हैं, कन्नौज पहुंच रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो, और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे। दो चरण के मतदान के बाद अब सभी दलों की निगाहें तीसरे चरण पर टिक गई हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस दौर में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने वादों और दावों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूपी चुनाव में जहां अखिलेश यादव फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं, वहीं राज्य के यादव बेल्ट के आधे दर्जन जिलों में अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के खिलाफ मुलायम और शिवपाल के लोग बगावत पर उतर आए हैं। ये लोग कहीं खुले तौर पर तो कहीं पर्दे के पीछे से हैं। ऐसे में अपने गढ़ में फतह अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और केवल अखिलेश के लिए ही ऐसी चुनौती नहीं आ रही है, बल्कि कई ऐसे और दल हैं और कई ऐसे और नेता भी हैं जिन्हें गढ़ में ही खासी चुनौती मिल रही है और जिसे जीतना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश की चुनौती पर नजर डालते हैं। इटावा में अखिलेश रामगोपाल गुट के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप गुप्ता संटू हैं। इस सीट पर मुलायम के करीबी निवर्तमान विधायक रघुराज शाक्य का टिकट काटकर अखिलेश ने कुलदीप को उम्मीदवार बना दिया। मुलायम ने यहां संटू के मुकाबले खड़े लोकदल के प्रत्याशी आशीष राजपूत को मंच पर सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद दिया। आशीष राजपूत का कहना है कि वे नेताजी की नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष का ये भी कहना है कि उन्होंने नेताजी से ही सीखा कि गलत काम का विरोध किया जाए और वो ऐसा ही कर रहे हैं। अखिलेश के उम्मीदवारों के खिलाफ मुलायम शिवपाल के लोगों की ये बगावत आधा दर्जन जिलों में साफ नजर आती है। मैनपुरी में किसनी, भोगांव और सदर सीट पर अखिलेश ने मुलायम समर्थकों के टिकट काटे, जिसके बाद मुलायम समर्थकों ने बगावती तेवर अपना लिए। एटा में सदर, अलीगंज सीट और फिरोजाबाद में शिकोहाबाद और जसराना सीट, इटावा सदर और भरथना, औरैया में विधुना, डिबियापुर और औरैया सदर सीट पर भी ऐसे हालात हैं। कासगंज, पटियाली और अमरपुर सीट पर भी मुलायम समर्थकों के टिकट काटे जाने से अलग समीकरण बन गए हैं। अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद इटावा में करीब 450 मुलायम शिवपाल समर्थकों ने इस्तीफा देकर मुलायम के लोग नाम से अलग संगठन बना लिया था। माना जा रहा है कि मौजूदा बगावत को वहां से भी खुराक मिल रही है। यादव परिवार में पड़ी दरार अब इतनी चौड़ी हो गई है कि उससे भरना मुश्किल लगता है। पुराने समाजवादियों को यह अफसोस जरूर होगा कि जिसने पार्टी बनाई थी ये फूट उसी के घर में पड़ी है। ऐसे में यहाँ फतह हासिल करना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर मायावती ने आज कहा है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। साथ में ये भी दावा किया है कि दूसरे चरण में भी उन्हें एक तरफा वोट हासिल हो रहे हैं। उनका दावा कितना सही है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक मायने में यूपी के चुनाव बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी तक के राजनीतिक समीकरण के मुताबिक इस बार यूपी में सियासी दलों और राजनेताओं के गढ़ और मठ खतरे में नजर आ रहे हैं। हमने आपको अखिलेश यादव के गढ़ में कैसे उन्हें चुनौती मिल रही है ये दिखाया, और अब तमाम अन्य गढ़ों को भी देखिए और वहाँ के मठों को भी देखिए और मठाधीशों को भी। यूपी में ना कोई लहर है, न किसी मुद्दे का असर, फिर भी जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही है। ये चुनाव कई नेताओं के लिए राजनीतिक वजूद का सवाल भी बन गए हैं। मायावती भी उनमें से एक है। 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में PSP को लगातार नाकामी मिली है। इसलिए मायावती ने इस बार साल भर पहले से अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। अब पिछली बार से 5% ज्यादा वोटिंग से मायावती के हौसले बुलंद हो गए हैं। मायावती ने तो अपने पक्ष में एक तरफा वोटिंग का भी दावा ठोक दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा देखा तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मैं समझ गई
कि इनको बहुत कम सीटें मिलने वाली हैं, तो कई दूसरे और बाकी चरण में इनका सत्यानाश न हो जाए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो उनको ये सब नाटक मीडिया में करना पड़ा। बीएसपी और आरएलडी का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 140 सीटों पर मतदान हो चुका है। यहाँ मायावती की साख दांव पर लगी हुई है, तो राष्ट्रीय लोकदल ने तो जाटों की इज्जत का सवाल बना दिया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस गढ़ में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अजित सिंह अपने गढ़ के साथ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने में भी लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी को जाटों की नाराजगी की वजह से इस नए दुर्ग पर पिछली बार मिली जीत खतरे में दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने जाटों को मनाने के लिए चांद तारे तक तोड़कर लाने जैसे वादे कर डाले। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। दूसरे चरण की 67 सीटों में से 34 सपा के पास थी। इनमें से इटावा, मैनपुरी, औरैया और बदायूं की सभी सीटें समाजवादियों के पास रही हैं। लेकिन सपा की कलह के बाद बागियों के भितरघात और बिगड़ी छवि की वजह से इनमें से कितनी सपा को मिलेंगी कहना मुश्किल है। सपा के अखिलेश विरोधी नेता कहीं निर्दलीय तो कहीं आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा के गढ़ और मठ कितने महफूज रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन पार्टी को नए किले और दुर्ग जीतने की उम्मीद अब भी बरकरार है। हम तो सवेरे से ही खबर पा रहे हैं कि साइकिल की रफ्तार बढ़ती जा रही है और तीसरे चरण तक जब तक चुनाव आएगा, जैसे हमारा एक्सप्रेस वे चल रहा है रफ्तार से, उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी साइकिल यहां पर चलेगी। और याद रखना, जो साइकिल से छूटे वो फिर पता नहीं लगेगा कहां रह गए। यही हाल कांग्रेस का भी है। अमेठी रायबरेली अब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। मायावती ने तो ऐलानिया तौर पर कह भी दिया, गांधी परिवार की पहचान रही अमेठी रायबरेली में हालात ये हैं कि समझौते के बावजूद कई जगह सपा कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार बागी हो गए हैं। पार्टी को एक विधायक जिताने के लाले पड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने तय कार्यक्रम के तहत रायबरेली में प्रचार शुरू नहीं किया, क्योंकि ऐसे में प्रचार के बावजूद हार तय मानी जा रही है। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार को सांसद भले ही बना दें, लेकिन विधानसभा में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मतदान कर वोट बर्बाद नहीं करते। राजनीति में भी गढ़ और मठों का टूटना जरूरी है। इसके लिए मतदान के जरिए अभिव्यक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी के मशहूर कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की मशहूर लाइन है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। गढ़ और मठ में सेंध लगनी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो उधर गढ़ से निकलने को मजबूर हो गई हैं एआईएडीएम के महासचिव शशिकला। जी हां, एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने बुधवार को भारी हंगामे के बीच बेंगलुरु के पारापन्ना जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट की कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले शशिकला ने कुछ सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन जेल में शशिकला को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उन्हें कोई अलग सेल भी नहीं दी जा रही है। जेल में वो 2 अन्य महिलाओं के साथ एक सामान्य बैरक में रहेंगी। उन्हें पहनने के लिए महज 2 साड़ियां दी गई हैं और बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम दे सकता है। जेल में उनकी एक दिन की कमाई होगी महज 50 रुपये। खास बात यह है कि उन्हें रविवार को भी कोई अवकाश नहीं मिलेगा। इस बीच तमिलनाडु में राजनीतिक संकट बना हुआ है। बंगलुरु जेल रवाना होने से पहले शशिकला ने चेन्नई के मरीना बीच पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शशिकला ने जयललिता की समाधि पर 3 बार हथेली ठोककर प्रार्थना की, फूल चढ़ाए और माथा टेककर शपथ ली। वैसे जेल जाने से पहले शशिकला ने नया दांव खेल दिया। शशिकला ने अपने भतीजे दिनाकरन को एआईएडीएमके का उप महासचिव बनाया है। वो उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की तर्ज पर शशिकला ने जेल में कुछ सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने अपने सेल में पलंग और टीवी की मांग की है। साथ ही उन्होंने सेल में एक सेवक की भी दरखास्त की है। उन्होंने घर का खाना और मिनरल वाटर की भी मांग की है। वैसे देखा जाए तो जयललिता और शशिकला में बहुत फर्क है। जयललिता जब जेल गई थी तो वो मुख्यमंत्री थी और इसी के तहत उनको जेल में सुविधाएं मुहैया कराई गई थी, जबकि शशिकला को अपना राजनीतिक सफर शुरू करने से पहले ही जेल जाना पड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में दिनकरन और शशिकला
जिनको पॉलिटिक्स के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, जो एमएलए नहीं है, जिनका कोई स्टेटस ही नहीं है एआईएडीएमके में। एमएलए तमिलनाडु के जो एआईएडीएमके हैं वो फ्री हैं, जहां चाहे उधर जा सकते हैं। फिलहाल तमिलनाडु में राजनीतिक संकट बरकरार है। शशिकला गुट की ओर से ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जबकि पनीर सेल्वम का दावा अभी भी कायम है। माना जा रहा है कि राज्यपाल संविधान के सभी पहलुओं पर कानून के जानकारों से बात करके ही पूरे मामले में आखिरी फैसला लेंगे। इस बीच शशिकला के समर्थक विधायक जिस गोल्डन बे रिजॉर्ट में रुके हैं, वहां की बिजली काट दी गई है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि विधायक रिजॉर्ट छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, जिसके चलते बिजली काटनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तब किस करवट बैठेगी तमिलनाडु की सियासत, ये देखना होगा। अब बात हम जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा और बांदीपुरा में मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को आखिरी सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इन सब के बीच सेना प्रमुख विपिन रावत ने कहा है कि अगर आतंकियों की मदद के लिए अलगाववादी आएंगे तो उनके साथ हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का झंडा लेकर हमारी सेना पर हमला करने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 4 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सैनिकों में मेजर सतीश दहिया शामिल हैं। हरियाणा के नारनौल के रहने वाले मेजर सतीश दहिया हंदवाड़ा ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। वो 13 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। हंदवाड़ा में छिपे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों की मदद के लिए अलगाववादियों ने सेना के खिलाफ पत्थरबाजी की थी, जिसके कारण सेना को ऑपरेशन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सेना प्रमुख ने साफ किया है कि ऐसी हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंदवाड़ा के साथ बंदीपुरा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। सुरक्षा बलों को पारे मोहल्ले में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। 3 शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चलिए अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। पी चिदम्बरम ने एक बार फिर से नोटबंदी के फैसले पर निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि आरबीआई 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के खिलाफ था। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गवर्नर पद से 4 सितंबर को इस्तीफा दिया था और इसकी वजह नोटबंदी का फैसला ही था। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि रिजर्व बैंक से किसी ने फैसले से ठीक 2 महीने पहले केंद्र सरकार को नोटबंदी के खिलाफ 5 पन्नों का पत्र भेजा था। चिदम्बरम ने सरकार को चुनौती दी है कि वो उस पत्र को सार्वजनिक करें। जल्द ही आपको पैन कार्ड के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। मिनटों में आपको ये मिल जाएगा। साथ ही आप स्मार्टफोन के जरिए इनकम टैक्स भर भी सकेंगे। करदाताओं को सुविधा देने के लिए अपनी मुहिम के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मिनटों में पैन कार्ड जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत थंब इम्प्रेशन जैसी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति के एड्रेस जैसी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और पैन कार्ड भी मिल जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को अब अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। सरकार ने निलंबित आईएएस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन भी खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे शादीशुदा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को एक ही कैडर राज्य मिल सकेगा। अभी ऐसे मामलों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों में से कोई भी यानी पति या पत्नी अपने जीवन साथी का कैडर चुन सके। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में अफगानिस्तान और इराक से ज्यादा बम ब्लास्ट हुए हैं। 2016 में भारत में कुल 406 ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में आईईडी और ऑर्डिनेंस एक्सप्लोसिव ब्लास्ट भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इराक में लगभग 221 घटनाएं हुई हैं। इराक युद्ध से प्रभावित इलाका रहा है। हालांकि जारी की गई लिस्ट में घटनाओं में हुई मौतों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लास्ट की घटनाओं में पाकिस्तान का नंबर दूसरा है। 2016 में पाकिस्तान में कुल 161 बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी। और हम अब
आपको ये ज़रूर बता दें कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई वीडियो है, कोई ख़बर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया के हमारे लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्विटर लिंक है APN न्यूज़ इंडिया, यहाँ पर इसे आप फॉलो कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्ट मेल यानी DM भेजकर अपना वीडियो, अपनी खबर या अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। आप इस पर भी अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं और आपका जो भेजा हुआ वीडियो है, जो खबर है, वो हम ज़रूर अपने कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे और ख़बरों में दिखाएंगे भी। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज़ इंडिया, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर भी दे सकते हैं। यदि आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID ज़रूर नोट करें। हमारा ईमेल ID है contact@apnlive.com। अब अदालत की खबरों से एक बड़ी खबर लेते हैं। हत्या और अपहरण के तमाम आरोप झेल रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का नया ठिकाना दिल्ली की तिहाड़ जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली भेजने का फैसला सुनाया है। शहाबुद्दीन RJD का सांसद भी रह चुके हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शहाबुद्दीन को 1 हफ्ते के भीतर बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया जाए। कोर्ट के मुताबिक सीवान की निचली अदालत में चल रहे 45 मामले वहीं चलती रहेंगे, जिनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दलीलें हमारी ये थी कि जिस तरह से मिस्टर शहाबुद्दीन सीवान में रहते हुए अपना सिंडिकेट चला रहे हैं और जिस तरह से वो गवाहों को प्रभावित करते रहे हैं और करते जा रहे हैं और भविष्य में जिस तरह की उनकी तरफ धमकियां मिल रही हैं भविष्य में प्रभावित करने की, उसके चलते ये न्याय तो संभव नहीं है। शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मीडिया ने इसके मामले को बड़ा तूल दिया है। अगर उसको तिहाड़ जेल ट्रांसफर करेंगे तो अधिकारों का हनन होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सिर्फ आरोपी के लिए नहीं बल्कि पीड़ित के लिए भी है। यहाँ सिर्फ सवाल आरोपी के अधिकारों का नहीं है बल्कि पीड़ितों के स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा कि वह शहाबुद्दीन की इस दलील से सहमत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी को दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह हर केस में निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करे। कोर्ट हर मामले के तथ्यों को देखकर और जनता के हित को ध्यान में रखकर यह फैसला कर सकता है कि निष्पक्ष न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से भी कहा कि वह शहाबुद्दीन के स्टे दिए गए मामलों का 4 महीने में निपटारा करे। एक्चुअली हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में स्टे लगाया हुआ था किन्हीं कारणों से, तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन मामलों में जिनमें उन्होंने स्टे लगाया है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिकाएं दायर की थी। प्रसाद के 3 बेटे 2 अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे और आशा के पति राजदेव रंजन की सीवान में हत्या हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के लिए उसे सीवान जेल से राज्य के बाहर किसी जेल में भेजा जाए। इससे पहले बिहार सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने के खिलाफ नहीं है। इससे पहले पिछले साल 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत रद्द करते हुए शहाबुद्दीन को वापस जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो एक तरफ जहां बाहुबली शहाबुद्दीन को एक कड़ी सजा सुनाई गई है, उधर समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद की मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतीक के खिलाफ 45 मामलों में जमानत रद्द करने के लिए अर्जी तुरंत दाखिल करे। उत्तर प्रदेश में अपनी हरकतों से बाहुबली का ताज पहनने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद फिलहाल सीखचों के पीछे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि तमाम मामलों में अतीक अहमद की जमानत खारिज करने के लिए अर्जी दाखिल करे। अतीक के खिलाफ 83 आपराधिक मामले हैं, इनमें से 45 में उसे जमानत मिली हुई है। अपर महाधिवक्ता साहब ने इसको बताया कि क्रिमिनल हिस्ट्री बताई कि इनके ये केसेस पेंडिंग हैं, जिसपे कोर्ट ने परसों फिर से सुनवाई करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही कोर्ट ने शियार्ट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले की जांच इलाहाबाद के SP क्राइम को सौंप दी है। कोर्ट ने शियार्ट्स मामले में दाखिल जमानत की अर्जी पर होने वाले आदेश की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश DB भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा ने ये निर्देश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि इतने साल से मुकदमे चल रहे हैं, 2-2 सरकारें बदल गई, आज तक इनका कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं ट्रायल कंक्लूड हुआ,
इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार उन्हें बेनिफिट दे रही है? क्या कारण है? बीते हफ्ते अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। अतीक अहमद की गुंडागर्दी के बाद भी पुलिस के लच्चर रवैये के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को आत्मसमर्पण अर्जी पर जमानत न देने का भी आदेश दिया था। अतीक अहमद को इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन छवि को लेकर परेशान अखिलेश ने टिकट काट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया गया है। बेंच ने आज कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से जुड़े अहम सवाल शामिल हैं, इसीलिए इसका फैसला संवैधानिक बेंच को करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख हैं और वह दिल्ली सरकार की कैबिनेट की सलाह को मानने को बाध्य नहीं हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सरेंडर के लिए कुछ और वक्त मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंची शशिकला को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने AIDMK की नेता को बेंगलुरु स्थित ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने के लिए और वक्त दिए जाने से इनकार कर दिया। SYL मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 20 फरवरी तक का वक्त दिया है। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि जवाब लगभग तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री अमेरिका में हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 22 फरवरी को करेगा। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश KG बालाकृष्णन के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी SIT बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीन ने ताइवान के सांसदों के एक शिष्टमंडल की भारत यात्रा को लेकर राजनयिक स्तर पर भारत से विरोध दर्ज कराया है। दरअसल चीन हमेशा से ताइवान को दिक्कत पैदा करने वाला अपना प्रांत मानता रहा है और उसके मुताबिक ताइवान को अन्य देशों से राजनयिक संबंध रखने का कोई अधिकार नहीं है और ताइवान को अपना प्रांत मानने के पीछे चीन की वन चाइना पॉलिसी है, जिसको लेकर अभी पूरे विश्व में विवाद चल रहा है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ताइवान को एक स्वतंत्र प्रांत माना था और एक अलग देश मानने से अलग से संबंध रखने की बात कही थी, जिसको लेकर चीन ने कड़ा विरोध जताया था और उसी के तहत अब भारत से चीन ने विरोध जताया है। चीन के दो तरफा रवैये से पूरी दुनिया वाकिफ है। जहां चीन वन चाइना पॉलिसी को लेकर दुनिया के किसी भी देश की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वहीं भारत के अंदरूनी मामलों में उसका दखल लगातार बना रहता है। कई मुद्दों पर भारत के साथ तल्खी रखने वाले चीन ने अब ताइवान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर कड़ा एतराज जताया है। ताइवान की महिला सांसदों की एक टीम के भारत दौरे पर ड्रैगन ने आंख दिखाई है। ये दौरा भारत ताइवान के बीच दिसंबर 2016 में बने संसदीय मित्रता फोरम के तहत रिश्ते सुधारने की कवायद का हिस्सा है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली के मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि इस दल की मेजबानी करके भारत आंख के साथ खेल रहा है। मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ताइवान के सवाल पर चुनौती देना बंद कर दिया है, भारत की यह हरकत उकसाने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि कुछ भारतीय ताइवान को चीन की दुखती रग मानते हैं। भारत लंबे वक्त से ताइवान, दक्षिण चीन सागर और दलाई लामा के मसलों को चीन के साथ मोलभाव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ताइवान में आजादी का समर्थन करने वाली ताकतें दुनिया भर में अलग थलग पड़ी हैं। ऐसे में चीन को रोकने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करने वाले देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेख में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कब्जे से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के मद्देनजर पीएम मोदी को ताइवान कार्ड के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भारत वन चाइना नीति के एवज में बीजिंग से वन इंडिया नीति का भरोसा चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान का निवेश भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए अहम है, लेकिन चीन भारत के सबसे अहम कारोबारी साझेदारी में से एक है। ऐसे सियासी झगड़ों से दोनों देश में आर्थिक सहयोग कठिन होगा। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपनी एक प्रांत के तौर पर देखती है। ताइवान के लोग भी आजादी के हक में हैं और वहां की मौजूदा सरकार को भी इस मांग का समर्थक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं एक नजर।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से माइकल फ्लिन द्वारा इस्तीफे दिए जाने के संदर्भ में व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास कम होने और अन्य संदिग्ध घटनाओं के चलते उनसे इस्तीफा मांगा, न कि किसी कानूनी मुद्दे के चलते। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि हम सच्चाई का पता लगाने के लिए पिछले कुछ सप्ताह से नियमित आधार पर जनरल फ्लिन से जुड़े मुद्दे की समीक्षा और आकलन कर रहे थे। अमेरिका से 27 सांसद इस महीने भारत आएंगे, जो ये दिखाता है कि अमेरिकी सांसदों ने नई दिल्ली के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के शीर्ष सांसद 2 अलग अलग दल में भारत आ रहे हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ऐसे दौरे दिखाते हैं कि अमेरिकी संसद में भारत अमेरिका के संबंधों के लिए दोनों दलों का समर्थन हासिल है और ये रिश्ते मजबूत करने के लिए अमेरिका के प्रयासों का हिस्सा है। रूस ने हथियार नियंत्रण संधि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के उल्लंघन की अमेरिका अधिकारियों की शिकायत के बावजूद एक नए क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस पर जमीनी स्तर पर मध्यम दूरी से मिसाइलों को तैनात करने पर पाबंदी है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। रूस ने गुप्त रूप से SSC-8 नामक क्रूज मिसाइल को तैनात किया है, जिसका पिछले कई वर्षों से विकास और परीक्षण किया जाता रहा है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के भाई किम जोंग नैम की मौत के सिलसिले में मलेशिया में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला को राजधानी कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जहां किम जोंग नैम पर संभवतः जहरीली सुइयों से हमला किया गया। इस महिला के पास वियतनामी दस्तावेज थे। संदिग्ध महिला को एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड CCTV फुटेज से पहचाना गया। और देश की बात के आखिरी पड़ाव पे हम हैं और चलिए बात करते हैं देश और दुनिया के आज के दिन के इतिहास की। यूं तो भारत ने 15 फरवरी को आज ही एक नया इतिहास बनाया है, लेकिन दुनिया के इतिहास में 15 फरवरी किन घटनाओं के लिए बेहद अहम है, जानते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं के बारे में। और आपको हम बता दें कि 15 फरवरी 1852 में एफिल टावर बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताव एफिल का जन्म हुआ था। और 15 फरवरी 1869 में प्रसिद्ध उर्दू कवि और लेखक असदुल्ला खान बेग यानी मिर्जा गालिब का निधन हुआ था। और 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना के सामने समर्पण किया था। 15 फरवरी को ही बाबर का जन्म भी हुआ था। उधर 15 फरवरी 1950 में देश के सबसे पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। और 15 फरवरी 1961 में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार के आयोजक एडोल्फ आइकमैन को मौत की सजा सुनाई गई थी। होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुल्ला खां गालिब की। वही गालिब जो कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और आज गालिब की पुण्यतिथि है, लेकिन गालिब मर कर भी अमर हैं। एक शेर उनके अमर होने के सिलसिले में बहुत मौजूद है यहाँ। हुई मुद्दत गालिब मर गया पर याद आता है, हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। गालिब प्रेम के कवि, इश्क के शायर से ज़्यादा एक फिलोसफर या दार्शनिक थे। उनकी शायरी यूँ तो इश्क मजाजी सी लगती हैं, लेकिन वो होती इश्क हकीकी ही हैं, यानी खुदा, भगवान, ईश्वर और प्रेम की कविता। तो आपको छोड़े जाते हैं गालिब की कुछ ख़ास गज़लों के साथ, एक ख़ास आवाज़ में, एक ख़ास अदायगी में। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।